हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में हम लोग कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसकी हम ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन प्लस रिड्रेसल मशीनरी मींस अगर कंज्यूमर्स को किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो किसके पास जाएगा, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं मेडिएशन। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, मेडिएशन सबसे पहले होती क्या है, तो जैसा कि हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन में किया था कि अगर उनको लगता है कि कोई भी डिस्प्यूट दोनों पार्टीज मिलके सॉल्व कर सकते हैं थ्रू दी मेडिएशन, तो वो कह सकते हैं पार्टीज को कि आप मेडिएशन अपॉइंट करके या मेडिएशन सेल के पास जाके आप अपना जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लो। तो जो मेडिएशन सेल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी, तो मेडिएशन सेल कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन के साथ अटैच होते हैं, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, कैसे करेगी? बाय नोटिफिकेशन। तो वो नोटिफिकेशन देके वो उनको क्या करेगी? इस्टेब्लिश करेगी। और वो जो मतलब कि मेडिएशन सेल होगा वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन के साथ अटैच होगा। ठीक है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश करेगी कंज्यूमर मेडिएशन सेल को, किस तरह से? नोटिफाई करके। और वो जो मेडिएशन सेल होगा वो किसके साथ अटैच होगा? नेशनल कमीशन के साथ अटैच होगा। ठीक है ना जी। देन अब इसकी कंपोजिशन कैसे होगी? कहते कि उसमें उतने ही पर्सन्स होंगे जितने की प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। कंपोजिशन में आ गया कि कितने मेंबर्स होंगे, उतने मेंबर्स होंगे जितने कि उनको लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर मेडिएशन सेल क्या करेगा? वो एम्पैल्ड जो भी मेडिएटर्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करेगा। लिस्ट ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय द सेल, जितनी भी प्रोसीडिंग्स है उनका रिकॉर्ड रखेगा। जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करेगा। इसके अलावा जो कंज्यूमर मेडिएशन सेल है जिसके साथ भी जुड़ा होगा, ठीक है, जिसके साथ भी वो अटैच होगा, उसको वो क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करवाएगा। क्लियर है? तो उनको क्या करेगा? क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करवाएगा। हाँ जी, सबसे पहले पैनल ऑफ मेडिएटर, जो नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, वो क्या करेगा? एक पैनल ऑफ मेडिएटर तैयार करेगा। ठीक है, वो क्या उसको मेंटेन कौन करेगा? कंज्यूमर मेडिएशन सेल उसको मेंटेन करेगा। ठीक है जी। उनको कौन अपॉइंट करेगा? उनको सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करेगी। वो जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें उस कमीशन का, जिस कमीशन ने मेडिएटर्स को अपॉइंट किया, उस कमेटी का प्रेसिडेंट और एक मेंबर उस सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। उनकी रिकमेंडेशंस पे कंज्यूमर मेडिएशन सेल बनाया जाएगा। अब क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिएटर्स क्या होगी? हाँ जी, जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आ गई, एक्सपीरियंस आ गया, प्रोसीजर फॉर एम्पैनलमेंट आ गया, मैनर ऑफ ट्रेनिंग आ गया, फी पेबल टू मेडिएटर्स आ गई, टर्म्स एंड कंडीशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी मेडिएटर से रिलेटेड बात है, ठीक है, उनकी मतलब कि उनकी रिमूवल की बात है, उनको कैंसिल करने की बात है, सारे के सारे जो भी मैटर्स हैं दे विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। सब उसी तरह से होगा जैसे उस टाइम का रेगुलेशन अलाउ करेगा। ठीक है जी। देन आगे वैलिडिटी पीरियड ऑफ द मेडिएटर्स। वैसे तो जो मेडिएटर्स हैं, पैनल ऑफ मेडिएटर है, वो 5 साल के लिए होगा। अगर वो कंडीशंस को पूरा करते हैं तो उनको जो है इम्पैनलमेंट भी किया जा सकता है। ड्यूटी ऑफ द मेडिएटर्स टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट। मेडिएटर की ड्यूटी बनती है कि अगर उसे किसी भी कंज्यूमर डिस्प्यूट के आउटकम में किसी तरह का भी पर्सनल, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसे डिस्क्लोज करे। ठीक है, तो अगर उसको किसी तरह का भी लगता है कि कोई जस्टिफिएबल डाउट्स हैं, ठीक है,
ठीक है। जस्टिफिएबल डाउट्स मीन्स कि कोई इस तरह से सर्कमस्टांसेस अराइज हो सकते हैं डिसीजन से, तो वो उसको डिस्क्लोज करे, ठीक है। या लॉ ने रेगुलेशंस में कोई भी फैक्ट्स कहे गए हैं तो उनको वो क्या करे, डिस्क्लोज करे। ये किसकी ड्यूटी बनती है, मेडिएटर की ड्यूटी बनती है। देन आ गया रिप्लेसमेंट ऑफ द मेडिएटर। क्या हम मेडिएटर को रिप्लेस कर सकते हैं? अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन को लगता है क्या कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंची है मेडिएटर की, या जो पार्टीज ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है, तो इट इज जस्टिफिएबल क्योंकि उनको रिप्लेस किया जाए, तो वो उनको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब है प्रोसीजर फॉर मेडिएशन। प्रोसीजर फॉर मेडिएशन का मतलब है कि मेडिएशन कैसे होगी। तो वो कहता है मेडिएशन उस तरह से होगी जिस तरह से जिस भी मेडिएशन सेल जिसके साथ भी अटैच है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट और नेशनल, जैसे भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग वो मेडिएशन की जाएगी। हाँ जी, अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट जो है रेफर किया गया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन ने, किसको, मेडिएशन को। मैंने शुरू में भी कहा कि कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन को लगता है कि ये जो डिस्प्यूट है ये मेडिएटर के थ्रू इजीली हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो अगर उसको रेफर किया गया है, मेडिएटर, ठीक है, क्या करेगा, ही विल गिव रिगार्ड टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी, uses of the trade, circumstances giving rise to dispute, such other relevant factors, ठीक है, guided by the natural justice। भी जो भी उसको मतलब इन सब को रिगार्ड दे के जो यूजेस ऑफ ट्रेड है उसको ध्यान में रख के क्या करेगा, मेडिएशन करेगा, ठीक है। तो वो जो मेडिएशन होगी विद इन सच टाइम, इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन, ठीक है जी। किस तरह से होगी, उस टाइम पे और उस मैनर में जो कि उसे स्पेसिफाई किया गया है। नाउ सेटलमेंट थ्रू द मेडिएशन, फॉलोइंग आर द रूल्स टू बी फॉलो इन दिस रिगार्डिंग। कौन से रूल्स हैं? सबसे पहले रिटन एग्रीमेंट। हाँ जी, अब क्या है, रिटन एग्रीमेंट। सेटलमेंट हो गई है, ठीक है, एग्रीमेंट जो है दोनों पार्टीज के बीच में हो चुका है, चाहे वो फुल हो चुका है चाहे इन पार्ट्स हो चुका है, तो उसे रिटन, ठीक है, मेडिएटर क्या करेगा, उसे रिटन करेगा और उसके दोनों पार्टीज उसे क्या करेंगी, साइन करेंगी, या खुद करेंगे या उनके अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव उसे साइन करेंगे। देन सेटलमेंट रिपोर्ट, जो मेडिएटर होगा वो सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है, और उस रिपोर्ट, वो जो भी रिपोर्ट होगी प्रॉपरली साइंड होगी, साइन होने के बाद कंसर्न्ड कमीशन के पास सबमिट करवा दी जाएगी। नेगेटिव रिपोर्ट, ठीक है, नेगेटिव रिपोर्ट कब आएगी, जब दोनों पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है, उसने मेडिएटर ने अपनी जो भी ये कोशिश कर ली है, उसको लगता है कि अब जो एग्रीमेंट नहीं पॉसिबल है, तो वो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार करेगा और वो कंसर्न्ड कमीशन को सबमिट करवा देगा। पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑन सेटलमेंट, देन आ गया कि हमने सेटलमेंट का ऑर्डर कैसे पास करना। तो वेयर डिस्प्यूट इज फुली सेटल्ड, अगर तो सेटल हो गया तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ठीक है, 7 दिनों के अंदर अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवा देगा और उस केस को क्या कर देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा। वेयर डिस्प्यूट इज पार्शली सेट, ठीक है, अगर पार्शली सेटल्ड है तो क्या होगा, तो उस केस में वो जितना भी मतलब जितनी सेटलमेंट हुई है उसको रिकॉर्ड कर लेगा, और इवन उसके बाद भी, क्योंकि वो पार्शली सेटल्ड है ना, उसके बाद भी उसकी सुनवाई जो है कंटिन्यू रहेगी। हाँ जी, पहला केस था कि फुली सॉल्व हो गया, दूसरा पार्शली हो गया, तीसरा है कि डिस्प्यूट को सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, तो फिर ऑब्वियस है कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि मेडिएटर ने अपनी कोशिश कर ली है। देन दे विल कंटिन्यू टू हियर ऑल द इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस डिस्प्यूट। क्लियर है?
हाँ जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी में आ गया सबसे पहले क्लेम फॉर कंपनसेशन। तो कोई भी कंप्लेनेंट अगर उसने किसी प्रोडक्ट को यूज़ किया, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को यूज़ किया, उससे उसे किसी तरह का भी हार्म हुआ है, किसी तरह का भी लॉस हुआ है, देन ही कैन डू द कंप्लेंट। ठीक है, तो वो किस लिए कंप्लेंट करेगा? ही विल क्लेम फॉर द कंपनसेशन। ठीक है, अब जो लाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, पहला पॉइंट है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल बी लाइबल इन अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी इफ, कब वो लाइबल होगा? अगर उसके प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या उसके डिज़ाइन में किसी तरह का डिफेक्ट है, या जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस होती है ना प्रोडक्ट के बाहर दी होती हैं, उसमें किसी तरह की डेविएशन है। डेविएशन मतलब चेंज है, या वो जो वारंटी दी हुई है उस वारंटी को वो पूरा नहीं करता। ठीक है, या उस पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई है, देन क्या होगा? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो लाइबल होगा। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं अगर किसी ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया। अब हम बात करेंगे अगर कोई प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है, मींस अगर उसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो अगर जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसमें किसी तरह की डेफिशिएंसी है, या क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस सही नहीं है, या देयर वाज एक्ट ऑफ ओमिशन, कमीशन और नेग्लिजेंस, जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी है वो उसमें किसी तरह की नेग्लिजेंस यूज़ की गई है, जिससे किसी ना किसी को क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। या सर्विस जो प्रोवाइडर है उसने एडुकेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं दी, या उसने वार्निंग नहीं लिखी है। होता है ना कि इंस्ट्रक्शंस में कोई हार्मफुल चीज़ है तो हम उसकी वार्निंग देते हैं कि दिस शुड बी अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, तो वो ऐसी कोई वार्निंग दी नहीं है। तो ठीक है, प्रोडक्ट सर्विसेज हार्मफुल थी बट उसमें, ठीक है, या जो सर्विसेज थी वो अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, तो क्या होगा? हम लोग सर्विसेज के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। देन लाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सेलर। अब प्रोडक्ट सेलर की लाइबिलिटी क्या होगी? हाँ जी, प्रोडक्ट सेलर वो जो सेल कर रहा है, ही इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर, इवन देन उसकी लाइबिलिटी होगी। उसकी लाइबिलिटी कब होगी? अगर उसने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग में, टेस्टिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में कोई काम किया है जिससे क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, हार्मफुल बन गया, या उसने प्रोडक्ट को अल्टर किया है, मॉडिफाई किया है, और उस अल्ट्रेशन की वजह से कॉजिंग द हार्म, किसी को नुकसान हुआ है, या प्रोडक्ट की तो वारंटी होती है, उसने खुद कोई वारंटी दी है, ठीक है ना, वो वारंटी की वजह से प्रोडक्ट सेल हुआ है और किसी ना किसी को उसका नुकसान हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्ट सोल्ड बाय हिम, आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट नोन, उसे पता ही नहीं है, बिना जाने वो क्या कर रहा है? प्रोडक्ट सेल कर रहा है और विद वारंटी कर रहा है। या उसने जब भी प्रोडक्ट को असेंबल किया तो उसमें उसने केयर, बिल्कुल भी केयर यूज़ नहीं की है। ठीक है, उसे यूज़ करनी चाहिए थी केयर रिगार्डिंग असेंबलिंग, इंस्पेक्टिंग एंड मेंटेनिंग द प्रोडक्ट, उसने नहीं किया, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट सेलर भी लाइबल होगा। ठीक है, अब किन केसेस में वो जो है प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन नहीं हो सकता? तो पहला केस है मिस यूज़ और अल्टर्ड और मॉडिफाइड प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन उन केसेस में नहीं होगा अगर जो है नुकसान के टाइम पे प्रोडक्ट को मिस यूज़ किया गया, मीन्स जिस जो बायर है वो उसने उसको मिस यूज़ किया, अल्टर किया या मॉडिफाई किया। सेकेंड केस है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है उसने अपनी ओर से वार्निंग दी थी, इवन देन उस वार्निंग को ओबे नहीं किया गया, तो उस केस में केस मतलब कि हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी अराइज नहीं करेंगे। अगर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कोई कंपोनेंट सेल किया गया, अब जिसने कंपोनेंट सेल किया उसने वार्निंग और इंस्ट्रक्शंस दी थी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को, इवन देन उस प्रोडक्ट को एज अ कंपोनेंट यूज़ किया गया, और जो कंप्लेनेंट है उसको जो भी नुकसान हुआ है वो उस कंपोनेंट की वजह से नहीं, एंड प्रोडक्ट को यूज़ करने की वजह से हुआ है, तो जो एक कंपोनेंट का जो मैन्युफैक्चरर है ही विल नॉट बी लायबल।
ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो उसमें लिखा हुआ था कि इट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सपर्ट, इवन देन वो एक्सपर्ट के अंडर सुपरविजन में नहीं यूज़ किया गया, तो उस केस में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर लायबल नहीं होगा। देन जो कंप्लेनेंट था, ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एल्कोहल, कब? वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट, देन जो है मैन्युफैक्चरर लायबल नहीं होगा। फेलुअर टू वार्न अबाउट अ नॉन डेंजर, कई बार क्या होता है कुछ प्रोडक्ट में जो डेंजर्स होते हैं वो हमें पता ही होते, कॉमन होते हैं, तो यहाँ पे ये कहना कि उसने हमें वार्न नहीं किया, तो उस केस में मैन्युफैक्चरर जो है लायबल नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहली पेनल्टी है पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। अगर कोई पर्सन सेंट्रल अथॉरिटी की डायरेक्शंस को पूरा नहीं करता, देन उसको जो इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स की और जो फाइन है 20 लाख रुपीज़ तक हो सकता है, और विद बोथ, मतलब दोनों भी हो सकते हैं। पनिशमेंट फॉर द फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई मैन्युफैक्चरर सर्विसेज प्रोवाइडर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देता है, उसको पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 साल तक की है, और फाइन जो है 10 लाख रुपीज़ तक हो सकता है। एंड फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस, अगर वो पनिशमेंट के बाद भी उसको कंटिन्यू करता है, फिर उसको इम्प्रिजनमेंट 5 इयर्स तक की हो सकती है, और जो फाइन है वो 50 लाख रुपीज़ तक हो सकता है। देन आ गया पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर्स विद अडल्ट रेशन। हाँ जी, इसमें आ गया कि अगर कोई पर्सन कुछ ऐसे गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है जो एडल्टेड हैं, ठीक है, तो उस केस में पनिशमेंट क्या है? अगर तो अडल्ट्रेटेड गुड्स यूज़ करने की वजह से कंज्यूमर को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, तो इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ की है, और जो फाइन है वो 1 लाख रुपीज़ का है। ठीक है, पर अगर उससे मतलब कि इंजरी तो हुई है, ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ, देन इम्प्रिजनमेंट जो है 1 साल की हो सकती है, और जो फाइन है 3 लाख रुपीज़ हो सकता है। ठीक है, अब अगर इंजरी की वजह से ग्रीवियस हर्ट हुआ है, देन जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 इयर्स हो सकती है, और जो फाइन है वो 5 लाख रुपीज़ हो सकता है। और अगर उन गुड्स को यूज़ करने से कंज्यूमर की डेथ ही हो जाती है, देन इम्प्रिजनमेंट 7 इयर्स है, और बट मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और जो फाइन होगा वो नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज़, मीन्स 10 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर जो मैन्युफैक्चरर है स्परियस गुड्स की सेल करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है अंडर सेक्शन 91, ठीक है, उन चीज़ों को कंज्यूम करके जो है कंज्यूमर को इंजरी हुई है नॉट अमाउंटिंग टू ग्रीवियस हर्ट, देन इम्प्रिजनमेंट जो है वो 1 साल की है, और जो फाइन है वो 3 लाख रुपीज़ है। बट अगर जो इंजरी है ग्रीवियस हर्ट की है, तो इम्प्रिजनमेंट 7 इयर्स एंड फाइन 5 लाख रुपीज़। अगर उससे कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, देन इम्प्रिजनमेंट जो है नॉट लेस देन 7 ईयर, इट मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मीन्स उसकी पूरी लाइफ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और जो फाइन उसी तरह से नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज़ है। देन है वेक्सेशियस सर्च, अगर डायरेक्टर जनरल या किसी ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पे मतलब की ज़रूरत है, तो वो सर्च भी कर सकता है, सीज कर सकता है उसके रिकॉर्ड्स को। इसके अलावा उसको इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है 1 साल की, और फाइन हो सकता है 10,000 रुपीज़, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है जी, ये थी पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज गिवन टू द पर्सन हु सेल्स मैन्युफैक्चर गुड्स विच आर अगेंस्ट द कंज्यूमर राइट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं चैप्टर को क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, हमने जो है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज भी कर ली, सेंट्रल अथॉरिटी भी कर ली, रिड्रेसल मशीनरी जो थी वो भी कर ली, और मेडिएशन है वो भी कर ली। जो हमने रिड्रेसल मशीनरी थी उसी में हमने कर लिया कि किस तरह से फाइंडिंग होगी और कंप्लेंट के बाद प्रोसीजर क्या होगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग आंसर टाइप जो है अथॉरिटीज़ में से कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर में डेफिनेशंस दी हैं,
है तो हमने सारा चैप्टर कर लिया, तो अब आप जो है डेफिनेशंस कर सकते हो ईजिली। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करें। थैंक यू।